नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिनर्जी संस्थान की प्रस्तुति संविधान समझे में। इस ऑडियो शो की शुरुआत अनुभव आधारित कारणों से की गई है। देश में संविधान की समझ को बढ़ाना और सभी की नागरिकता को मजबूत करना इस कार्यक्रम का मूल मकसद है। मैं हूं पिंकी, इस कार्यक्रम की होस्ट, और एक बार फिर से मैं आप सभी को विष्णु जी के साथ हो रही चर्चा में शामिल कर रही हूँ। विष्णु जी सिनर्जी संस्थान में पिछले 15 सालों से अनेक भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान समय में स्कूली विद्यार्थियों के साथ मिलकर नागरिकता के विषय को असरदार तरीके से पढ़ाए जाने के लिए सत्र डिजाइन कर रहे हैं। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2020 है। आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जाने के सालों बाद आज भी उनके मूल्य हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रभावित कर रहे हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन स्वतंत्र भारत को संगठित रूप से संचालित करने वाले संविधान की रचना में वह नहीं शामिल रहे। लेकिन फिर भी संविधान और गांधी जी आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। आज हम विष्णु जी से चर्चा में यही जानेंगे कि यह जुड़ाव किस प्रकार से रहा। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका संविधान के अगले एपिसोड में। थैंक यू आपको कि आपने इस संविधान के इस एपिसोड में गांधी जयंती पर अपनी बात रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए। विष्णु जी, संविधान बनाने की प्रक्रिया संविधान सभा में हुई, और इतिहास देखें तो संविधान सभा में गांधी जी तो शामिल नहीं थे, लेकिन उनके मूल्यों की झलकियां बहुत साफ तौर से हमें दिखाई देती हैं। ये जो झलकियां हैं, ये किस रूप में दिखाई देती हैं, उस पर आप हमें थोड़ा बताएं। तो देखिए, ये सही बात है कि गांधी जी खुद संविधान सभा में मेंबर नहीं थे, लेकिन उनके मूल्यों की और उनके विचारों की झलकियां हमको संविधान में साफ तौर पे दिखाई देती है। तो कुछ मैं बेसिक चीज़ें थोड़ी सी लेके आऊँगा, जहाँ पर एक तो वो चाहते थे कि भारत का संविधान भारत के लोग ही लिखें। वो नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी देश या ब्रिटेन के लोग इसमें हस्तक्षेप करें। एक तो उनका बड़ा ये विचार था। अच्छा। दूसरा उनका एक विचार था कि ऐसा संविधान लिखा जाए, उसमें ऐसी बात हो कि जो सबसे संबंध रखती है उसमें सब लोग शामिल हों। ये एक उनका मूल मंत्र था। ऐसा संविधान लिखा जाए। हमेशा वो लोकतंत्र के रूप में देखते थे कि अहिंसा और विकेंद्रीकरण उनका एक बड़ा मूल था। वो चाहते थे कि जो सबसे कमजोर लोग हैं को वो सारे अवसर मिले जो शक्तिशाली व्यक्ति को अवसर मिलते हैं। तो ये उनका था। दूसरा उनका बड़ा सपना था कि ग्राम स्वराज। वो हमेशा चाहते थे कि गांव की अपनी छोटी छोटी सरकारें हों, गांव आत्मनिर्भर गांव हो, और गांव चाहे राजनीतिक रूप हो चाहे सामाजिक रूप हो, गांव में ही सब कुछ हो। तो इस तरह की सरकारें वो चाहते थे। इसके अलावा उनका हमेशा इंक्लूजन बड़ा ये रहा है कि जो कमज़ोर वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भी न्याय हो। तो इस तरह के मूल्यों को वो मजबूती से देखना चाहते थे। यह बहुत रोचक बात है कि संविधान सभा में ना रहते हुए भी गांधी जी के बहुत से मूल्य बहुत साफ तौर से हमें दिखाई देते हैं। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके द्वारा सुनना चाह रही हूँ मैं। वो ये कि संविधान सभा और गांधी जी को बहुत मजबूती से जोड़ने वाली एक ताबीज रही है, हमारे इतिहासकारों ने लिखा है। उस ताबीज के बारे में हमें आप बताइए। तो पिंकी, बड़ी मज़ेदार बात है ये। और बचपन से मैं भी जो ताबीज है, वो मंत्र है, अपने किताबों में स्कूल टाइम में देखता आया था कि किताब के पीछे हर सब्जेक्ट की किताब में पीछे की तरफ वो ताबीज लिखा होता था। उसकी कहानी मुझे बचपन में नहीं पता थी, बाद में पता चली। संविधान सभा का गठन हो रहा था। संविधान सभा की पहली बैठक होने वाली थी। इस बैठक के एक दिन पहले संविधान सभा के कुछ सदस्य, जिसमें जगजीवन बाबू भी थे, और वो गांधी जी से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांधी जी, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, और हम आपसे कुछ विचार भी लेने आए हैं कि हम किस तरह के संविधान की बातें शामिल करें। तो गांधी जी ने कहा कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ। तो ये इस बात पर जगजीवन जी को हंसी आई बड़ी जोर से कि बाबूजी, आप भी कब से ये मंत्रों पर विश्वास करने लगे। और फिर उन्होंने मंत्र कहा कि जब भी आप संविधान बना रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जब भी आपको असमंजस हो, तो आप ये देखें कि सबसे दीनहीन, सबसे गरीब व्यक्ति को याद करें।
और आप खुद से प्रश्न पूछें कि आप जो भी निर्णय लेने वाले हैं, आप जो भी स्टेप लेने वाले हैं, उसमें उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा, उससे उसके जीवन में क्या प्रभाव होगा, वो आप सोचें। और जब आप ये सोचेंगे तो अपने आप आपको उसका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको वो ये बात आपको डायरेक्शन देगी संविधान सभा में, जब आप अपने विचार रख रहे होंगे या संविधान बना रहे होंगे। और ये विचार सुन के जगजीवन बाबू रोने लगे, ऐसा जिक्र है किताबों में। अच्छा। तो ये कहानी है बेसिकली। शब्दों के ताबीज हमने कभी देखे नहीं होंगे, आई थिंक गांधी जी ने हमें बहुत अच्छे से दिखाया है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा ये भी है कि इस ताबीज के द्वारा बड़ा स्पष्ट क्या कहना चाहते थे वो कहना चाहते थे कि हर वो वर्ग जो कमजोर है, वो महिलाएं हैं, वो आदिवासी हैं, वो दलित हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, या वो गांव में रहने वाले लोग हैं, उन सबका रिप्रेजेंटेशन हो, उनको प्रॉपर न्याय मिले, उनको अच्छे से न्याय मिले, उनको बराबरी मिले, उनको आज़ादी मिले, ये वो कहना चाहते थे। बाद में जिसको संविधान सभा ने लेके भी आए वो संविधान में बड़ी मजबूती के साथ में। बिल्कुल। गांधी जी के जो विचार थे, उनके ख्याल में हमेशा से हर वर्ग रहा, हर समुदाय रहा, और इसी वर्ग और समुदाय ने उन्हें बहुत ही प्रेम से राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि हमारे भारत देश में आज भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता जी के क्या विचार हैं हमारी राष्ट्रभाषा को लेकर? देखिए पिंकी, इसमें अभी भी देखिए भाषा को लेके बड़े पूरे देश में झगड़े हमेशा चलते रहते हैं ना, और वो एक राजनीति का बड़ा एक कहें कि गढ़ रहा है, ये विषय बड़ा ऐसे रहा है। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हिंदुस्तानी हमारी एक भाषा हो, और इसके प्रचार प्रसार भी उन्होंने काफ़ी किया। वो चाहता कि हमारे देश में ऐसी भाषा हो जिसमें हिंदी भी शामिल हो, लेकिन जो बहुत संस्कृत के शब्द हैं गहरे, वो उसमें नहीं हो, मतलब संस्कृत में शब्द नहीं हो। वैसे ही वो चाहते हैं कि उर्दू हो, पर बहुत पार्शियलिस्ट उर्दू ना हो। वो ऐसे भी चाहते थे कि अंग्रेजी के या अन्य भाषाओं के शब्द इसमें हो, इस भाषा में। तो बड़ी मिक्स ही भाषा वो चाहते थे, जो आसानी से लोगों के लिए बोलनी आसान हो, जो आसानी से लोगों के साथ मिल सके। तो ऐसी भाषा की हमेशा वो पैरवी करते थे, जिसको मैं कहूँगा कि हिंदुस्तानी है ना। तो वो हमेशा ऐसा चाहते थे। लेकिन इसमें आगे भी है कि देखिए बाद में पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान ने अपने उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में ले लिया, और उसके बाद ये पूरा भाषा का झगड़ा शुरू हुआ कि उसके बाद हमारे जो हिंदी की पैरवी करने वाले जो लोग हैं कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए, उन्होंने पूरी तरह उर्दू को नकार दिया। इसलिए वो झगड़ा अभी भी जारी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। एक सवाल और है जो मैं बहुत शुरू से ही पूछने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वक्त आए और मैं ये सवाल पूछूँ। वो सवाल है कि गांधी जी के कुछ सपने थे नागरिकों के मौलिक अधिकार को लेकर। आपको क्या लगता है विष्णु जी, संविधान सभा उन मौलिक अधिकारों को किस हद तक लेकर आ पाई है? तो गांधी जी हमेशा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बड़ी मजबूती के साथ बात रखते थे अपने। एक तो ये बात है, हमेशा जैसे मैं जिक्र करता हूँ 1931 की, जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और उन्होंने वहाँ पर पंडित नेहरू ने नागरिकों के क्या मौलिक अधिकार होंगे उस पर उन्होंने एक अपना लंबा भाषण दिया था, और उन्होंने इसको पूरा इस पर अपनी पूरी बात रखी थी अपने भाषण में कि और वो अंग्रेजों से मांग भी कर रहे थे नागरिकों को किस तरह के अधिकार देना चाहिए। तो वो भी चाहते थे कि देश के नागरिकों को हर तरह की स्वतंत्रता हो, विचारों की, अभिव्यक्ति की, अपने विश्वास को मानने की, अपने धर्म को मानने की, उसको पूजने की, इस तरह की आज़ादी वो चाहते थे। सभी को सम्मान मिले, सभी को रोजगार के अवसर मिले बराबरी के रूप से, सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। इस तरह की विचार कांग्रेस के थे, जिसमें जो नेहरू ने बड़े रखे थे। और मुझे ध्यान आता है कि मैं कई किताबों में पढ़ा है और देखा है कि उसी अधिवेशन में गांधी जी भी थे, और गांधी जी ने अपने सेकंड भाषण में कहा कि नेहरू ने जो बात रखी है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और ये जो आज की अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव भी यही है जो हम अंग्रेजों से मांग भी कर रहे हैं।
और ये बताता है कि कांग्रेस या मैं किस तरह के मौलिक अधिकारों को चाहता हूँ या किस तरह का हम देख रहे हैं, वो उन्होंने अपनी सहमति भी प्रदान की। तो वहीं से मुझे लगता है कि जो नेहरू ने वहाँ भाषण दिया था 31 में, अब वो उसकी झलक उनको संविधान में दिखती है आज भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक गांधी जी जिस तरह के मौलिक अधिकारों को चाहते थे वो संविधान सभा ने शामिल किए हैं। गांधी जी चाहते थे कि हमारे भारत देश में ग्राम स्वराज हो और गांव की अपनी सरकारें हों। आपको क्या लगता है कि संविधान ने गांधी जी के इस सपने को कितना शामिल किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण गांधी जी का सपना रहा पिंकी। गांधी जी हमेशा बार बार अपने भाषणों में, अपने लेखन में ग्राम स्वराज की बात उन्होंने की है। बार बार इस पे हमेशा वो अपनी बात रखते थे मजबूती के साथ में। वो चाहते थे कि गांव के गणराज्य ही स्वराज की मूल इकाई हो और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से गांव सक्षम हो अपने खुद के निर्णय लेने के लिए। वहाँ पर छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, वहाँ पर छोटे रोजगार हों, ताकि गांव को किसी बाहरी सरकार पर या बाहरी ताकतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहना पड़े। वो ऐसा चाहते थे और वो चाहते थे कि ग्राम सभा बहुत मजबूत हो। तो काफ़ी सारे गांधीवादी मेंबर थे जो संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत जोर शोर से ये ग्राम स्वराज की बात रखी। पूरे संविधान बन रहा था और उन्होंने अंबेडकर को और बाकी लोगों को बड़े ही ऐसे खारिज किया उन्होंने बीच बीच में, क्या ये जो संविधान आप लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रस्तुत किया है, इसमें ग्राम की तस्वीर कहीं दिख ही नहीं रही है। हमारे देश में उस समय 7,000 के आसपास गांव थे, लेकिन गांव का कहीं जिक्र नहीं है। या प्रांतीय हमारी राज्य की सरकारें हैं और केंद्र की सरकारें हैं, गांव कहीं नहीं दिख रहे थे। इसमें काफ़ी वहाँ पर मजबूती से कुछ लोगों ने बातें रखी थी, लेकिन संविधान पूरा बन गया, लेकिन उसमें गांव के स्वराज का कोई जिक्र नहीं था किसी भी तरह का। बाद में संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 73वां संविधान संशोधन प्योरली ग्राम स्वराज की बात करता है, जो ग्राम पंचायतों की, जनपद पंचायतों की और जिला पंचायत का जो अवधारणा है उसको लेके वहाँ पर आए हैं। तो अभी तो है पिंकी ये संविधान में, पर जब मूलतः ये बना था तब ये नहीं था। जब भी हम बात करते हैं संविधान की तो हमेशा से जिक्र में अंबेडकर जी जरूर आते हैं। तो यही से मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अंबेडकर जी क्या सोचते थे ग्राम स्वराज के बारे में? पिंकी, अंबेडकर जी का जो अपना खुद का अनुभव रहा है जीवन का, हमेशा वो ग्राम स्वराज के विरोधी रहे हैं। और ऐसा क्यों? बिल्कुल। तो और उन्होंने संविधान सभा में भी बड़े जोर शोर से इसका विरोध किया। उनका मानना था कि गांव में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, गांव में बहुत सांप्रदायिकता है और गांव बुराइयों का जड़ है, इसलिए गांव की सरकारें नहीं होना चाहिए। तो उनका ये मानना था। दूसरा उनका मानना था कि गांधी जी हमेशा पंचायत राज की बात करते थे, हमेशा वो गांव में ही गांव की सरकारों ये बात करते थे। उनका ये मानना था कि ये जो विचार हैं कि गांव की सरकार होना, ये हमारी बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी हिंदूवादी मॉडल है ये एक्चुअली, और वो हमेशा इसके विरोधी थे। अब वो चाहते कि ये एक प्रोग्रेसिव और एक वेस्टर्न सोच थी कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गाँव में बुराई है, तो हम इससे देश को ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने बड़े जोर शोर से इसका विरोध भी किया वहाँ पर। ठीक है। और विष्णु जी, आपको क्या लगता है कि उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने किस प्रकार से गांधी जी के स्वराज वाले सपने को मजबूत किया? तो मैं पिछले 20 सालों से लगभग सामाजिक क्षेत्र की मैं काम कर रहा हूँ और जुड़ा हूँ और अध्ययन कर रहा हूँ। मेरी जितनी अपनी समझ है, ये जब 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद तेजी से पंचायतों में और ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी उस पर काम हुआ। ग्राम सभाओं को मजबूत करने की बात हुई, पंचायतों को मजबूत करने की बात हुई। पंचायत राज अधिनियम आया जिसमें कहा गया है कि पंचायत खुद अपने रेवेन्यू जनरेट करेगी, वो खुद, उसके पास काफ़ी पावर होंगे पंचायत के पास, ग्राम सभा के पास,
वो वहाँ रोजगार के लिए काम करेगी। बहुत सारे ऐसे उन्होंने पंचायत राज में तो लेके आए, और उस समय सरकारों ने काफ़ी इस पर जोर भी दिया, काफ़ी काम हुआ पूरे देश भर में। स्वयंसेवी संस्थाएं ने इसमें काम किया, सरकारों ने काम किया, इस पर बहुत काम हुआ। लेकिन मैं पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूँ कि पंचायत राज अधिनियम, जो गांधी जी का मूल सपना था ग्राम स्वराज का, वो थोड़ा शिथिल सा दिखाई दे रहा है कि अभी पंचायतों को बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के अनुदान पर काम करना पड़ रहा है। अभी भी सरकारें इतना ना उनको पावर दे रही है ग्राम सभाओं को, किताबों में है, अधिनियम में है, पर जो सरकारें हैं वो उतना महत्व नहीं दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि संविधान में इसको जोड़ के, जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, कि गांव के गणराज्य ही शासन की इकाई हो, वो भावना उस हद तक मतलब शामिल की गई है, पर ज़मीन पे उतनी नहीं दिखती आज भी। मुझे लगता है कि जो सरकारें चल के आ रही है, बहुत सारा गांधी जी के नाम पर स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो मूल भावनाएं हैं उसको अभी भी सरकारें ज़मीन पर नहीं उतार पा रही है। ठीक है। और जब विष्णु जी, जब हम बात कर रहे हैं सरकार की, ग्राम स्वराज की, तो ये आखिरी सवाल के रूप में आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि जिस मूल भावना की आप बात कर रहे हैं, उस मूल भावना को दर्शाती हुई कोई आप उनकी पंक्तियाँ आप हमें बताएं। तो पिंकी, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे उनकी पसंद है। संविधान को मैं और समझ रहा हूँ तो गांधी जी के विचार भी उसमें दिखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे जो अच्छी लगी वो है कि नारायण अग्रवाल, जो गांधीवादी विचारक हैं, वो पुस्तक लिखने का काम कर रहे थे और वो गांधी जी से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान का ये जिक्र है जहाँ पर किस तरह की सरकारें होना चाहिए, ये बात चल रही थी। उन्होंने एक शब्द कहा हंसते हुए कि वही हुकूमत सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम हुकूमत करे। ये जो लाइन है ये मुझे बहुत ही पसंद है और बड़ी मज़ेदार लाइन है ये। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीखने के लिए तौर पर, अगर हम इस लाइन को जहाँ पे हमें हुकूमत करने का मौका मिलता है, तो थोड़ा इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करें तो हमारा ग्राम स्वराज, हमारे गांव, हमारे व्यक्ति सभी मजबूत हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और गांधी दिवस पे इतनी खूबसूरती के साथ संविधान को जोड़ने के लिए। आपको भी थैंक यू पिंकी, मुझे आमंत्रित करने के लिए और गांधी जी के बारे में और संविधान के बारे में अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। साथियों, आशा है कि आज का यह एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे पास आप सबके लिए भी एक सवाल है। वह सवाल है कि गांधी जी संविधान सभा में क्यों शामिल नहीं हुए। अपना जवाब आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है synergysansthan@gmail.com। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नए एपिसोड, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।